बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अभी आपने बाहर देखा होगा तो आपको हल्की हल्की फुहार जो है बारिश हो रही है, हल्की सी बिल्कुल। और वैसे आज कहा जा रहा है, मेरा फ़ोन ये मुझे बता रहा था, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा फ़ोन कह रहा था बारिश होगी तो हुई। मैं महकमा मौसमियात की बात से ज़्यादा अपने फ़ोन की बात पे ध्यान इसलिए देती हूँ क्योंकि हर वक्त मेरे हाथ में होता है, इसका कोई हरगिज़ और मतलब नहीं है। तो फ़ोन कह रहा है कि आज भी बारिश होगी, तो लेट्स सी जी क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो, और बारिश शुरू हो भी गई है। अभी हमारे कान में ताज़ा अपडेट आई है। अच्छा जी, पाकिस्तान में जहाँ बारिशों का दिस वाज ऑन अ लाइटर साइड, क्योंकि बारिश हम सब कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है वो कुछ हौसला अफजा नहीं होती। पाकिस्तान में जी सैलाब महज कुदरती आफात नहीं रहे अब, बल्कि ये इंसानी गफलत कह लें, नाकिस मनसूबाबंदी कह लें, माहौलियाती बद इंतज़ामी कह लें, उस सब का नतीजा बन चुके हैं। ख़ास तौर पर जब दरियाओं, नदी नालों, निकासी आब के जो कुदरती रास्ते हैं, इसमें कचरा, सनती फजला, तामीराती मलबे का जो बेदरेक डंपिंग की जाती है, ये एक ऐसी ख़तरनाक रविश है जो बढ़ते हुए सैलाबों की बहुत बड़ी रीज़न समझी जा रही है। कराची की लियारी नदी हो या लाहौर का निकासी निज़ाम हो, हर जगह हमें कूड़ा क्रिकेट, प्लास्टिक, गैर तहलील पजीर जो फजला है, पानी के बहाव में रुकावट बनकर जो खड़ा हो जाता है, जिसके बायस बारिशों के दौरान पानी बाहर निकलने के बजाय शहरी इलाकों में दाखिल हो जाता है। और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में माहाना 9,000 टन कचरा लियारी डेल्टा में फेंका जाता है, जबकि गुजरात, रावलपिंडी जैसे शहरों में खुली नालियों में जो कचरा डालने से महज चंद घंटे की बारिश जो है तबाहकुन शहरी सैलाब में तब्दील हो जाती है। ऐसे में जी साफ पानी की गुजरगाहों को बंद करना ना सिर्फ माहौलियाती तवाजुन को या बैलेंस को जिसको हम कहते हैं वो बिगाड़ है, बल्कि इंसानी जानो माल को भी शदीद खतरात से दो-चार कर रहा है। पाकिस्तान में जी सैलाब से निमटने के लिए सबसे पहले ये जो हम क्राइम कर रहे हैं, मैं क्राइम का लफ्ज़ तो ज़ाहिर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आप माहौलियाती क्राइम कह लें, यानी हम जो फजले की डंपिंग करते हैं दरिया और नालों में, इसको रोकना कितना ज़रूरी है। और ये शिद्दत से जो उभर रहा है मसला, क्या पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में को रोकने के लिए ये जो गैर कानूनी डंपिंग है, इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है या इस पर हम सोच भी रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब नईम, माहिर माहौलियात, पहले भी हमारे शोज़ में आ चुकी हैं, बहुत बेहतर अंदाज में बहुत सारे आइडियाज़ पर बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ैनब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम आपसे पहले भी सैलाब रिलेटेड इश्यूज़ पे बात कर चुके हैं, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा खुलेआम डिस्कस भी किया था और बड़े एलेबोरेशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो डंपिंग का मामला है, दैट्स ऑल्सो अ मेजर इशू जो कि हम कर रहे हैं और बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और ये जो डंपिंग है ये भी एक वजह बनती है कि जो शहरों में सैलाब आते हैं। पाकिस्तान में सालाना इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो 49.6 मिलियन टन्स एनुअली जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से आपका 60% जो कचरा है वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि उसमें 30% आपका फूड वेस्ट है और बाकी का 30% ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड वेस्ट होता है, और उसमें 30% आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी शामिल है। इसके अलावा आपका 4% प्लास्टिक, 1% टेक्सटाइल है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरा वेस्ट इसमें शामिल होता है। अब मजे की बात ये कि ये सारा वेस्ट बगैर सेग्रीगेशन या सेपरेशन के हम डंप करते हैं, और क्योंकि हमारे मुल्क में कोई वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मौजूद नहीं है, तो ये सारा का सारा वेस्ट जाता है दरियाओं में, साफ पानी के ज़राए में। और अगर ओपनली भी हम डंप करते हैं तो वहाँ पे इसकी पॉल्यूशन मीथेन इसमें से निकलती है, मीथेन एमिशंस होती हैं, जो कि आपकी वन ऑफ द गैसेस है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर आप बाकी ममालिक की बात करें, वहाँ पे पता होता है कि 4 मुख्तलिफ रंगों के बिन्स होते हैं। प्लास्टिक एक बिन में जाएगा,
आपका बाकी गार्डन का कचरा एक बिन में जाएगा और जो फूड वेस्ट है वो एक बिन में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम इस वक़्त मौजूद नहीं है और ये बहुत बड़ा रीज़न है अर्बन फ्लडिंग का। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अभी आप कराची की बात कर रही थी, पिंडी इस्लामाबाद में भी अगर आप दरियाओं के ऊपर खड़े होके देखें, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बड़ी-बड़ी इमारतें और प्लाज़ाज़ बने हुए हैं। आपको साफ नज़र आता है कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैसे ऊपर से नीचे दरिया के अंदर जा रहा है, उन्हीं के सीवरेज सिस्टम्स जो हैं वो डायरेक्ट दरियाओं के अंदर जा रहे हैं और फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी से कचरा तो इकट्ठा हो जाता है चॉपर्स के अंदर, लेकिन वो भी इवेंचुअली दरियाओं में जाता है। सो दिस इज़ द सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं और हैरत की बात ये है कि हमारी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को डायरेक्टली लिंक ही नहीं कर पा रही कि ये भी क्लाइमेट चेंज का एक वन ऑफ द रीज़न। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम इतनी सारी प्रैक्टिसेस पे गौर कर रहे हैं, हम बात करते हैं जी कि हमने कचरा उठाने के लिए इतनी फोर्सेस बना दी, फलानी ये चीज़ कर दी। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। बट एट द सेम टाइम ये एक इतनी बेसिक सी चीज़ है। आप जैसे आपने इंटरनेशनल प्रैक्टिस का बताया कि जी 3 कलर के डस्टबिन होते हैं जिसमें आपने प्लास्टिक वेस्ट अलग डालना है, गार्डन का अलग डालना है, होम जो आपके घर में कचरा है वो अलग डालना है और फिर उसको फिल्टर किया जाता है। अच्छा, उसमें भी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर पॉलिसी। वो आपका कचरा उस वक्त तक लेकर नहीं जाते जब तक आप उसको खुद से सेपरेट नहीं करते। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है डॉक्टर ज़ैनब, हम जो नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम इसको मेक श्योर कर लें कि हम हर घर में ये चीज़ प्रोवाइड करें या उनको बोल दें तो वो ये करें, और इस पे इम्प्लीमेंट कराना क्या स्टेट के लिए इतना मुश्किल है? देखिए मज़े की बात ये है कि ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, ये अलग-अलग कचरों के कलर के बिन्स में जो कचरा डाला जाता है, ये कुछ स्कूलों में, कुछ अस्पतालों में, कुछ मॉल्स में ये प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, वो आके सारा इकट्ठा मिक्स करके लेके जाती हैं क्योंकि उनको ओपन डंपिंग साइट पे, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं है। लाहौर में एक आध है लेकिन वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, जहाँ पे वो कचरा डाल दिया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जिसको हम कचरा कहते हैं, ये हकीकत में बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। इसमें से आपके रिसाइक्लेबल्स रिकवर होते हैं, वो वेस्ट रिकवर, अभी जो खाने का भी वेस्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो भी सारा इकट्ठा होके कंपोस्ट या मैन्योर या फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक, जो कि आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है। और ये छोटे लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन हुकूमती लेवल पे इस वक़्त, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है कि कचरा जो है इट बिलॉन्ग्स टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठा करती है और बाकी आप प्राइवेटली नहीं उसको दे सकते। तो जो आप पंजाब की बात कर रही हैं जी, पिछले 2 सालों में वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज़ तो किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ बना दी गई, लेकिन हम बेसिक चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि अगर हम वेंडिंग मशीन्स भी लगा दें, लोग प्लास्टिक उसमें डालना भी शुरू कर, जब तक एट होम या एट सोर्स वेस्ट अलग-अलग नहीं किया जाएगा, ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गाइडलाइन होती है, घरों में एक-एक बंदे को पता होता है कि अगर शैम्पू की बॉटल है तो उसको मैंने वॉश करके फलाने कलर के बिन में डालना है। अगर ये मेरा केले के छिलके हैं या अंडे के छिलके हैं तो ये मैंने अलग बिन में डालने हैं, और वहाँ से अलग-अलग शॉपों में कंपनीज़ इकट्ठा करती हैं। उसमें से वो कचरा जो कि रिसाइक्लेबल होता है, वो रिसाइक्लिंग कंपनीज़ को बेच दिया जाता है, और बाकी का कचरा जिससे कंपोस्ट बन सकता है, वो दूसरी छोटी कंपनीज़ को बेच दिया जाता है ताकि हमारा एग्रीकल्चर सपोर्ट हो सके, जो अभी हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं हो। बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ भी पूरे मुल्क में आपको नहीं मिलेंगी। पंजाब में बेहतर सिस्टम है, फिर भी बाकी मुल्क में नहीं है। बाकी में तो कचरा कुंडी का जो आइडिया हमने देखा है कराची के अंदर, वो एक इतना बड़ा अलमिया है कि हमने डंपिंग साइट्स, क्या हमने शहरी इलाकों में गली मोहल्लों को डंपिंग साइट्स बना दिया है। और कचरा तो आप शायद पहले से, डॉक्टर ज़ैनब आई डोंट नो, आप मुझे बेहतर बता सकती हैं कि शायद थोड़ी बहुत सूरत हाल बेहतर हुई हो, लेकिन अभी स्टिल कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पॉश इलाकों के अलावा, जहाँ पे जो कचरा है वो खुलेआम पड़ा है और वो डंपिंग साइट्स का मंजर पेश कर रहे हैं। जी, वो जो बेहतर सिचुएशन हम कहते हैं, वो वक़्ती तौर पे अगर कहीं शिकायत हो जाए तो वहाँ से सफाई हो जाती है, लेकिन सफाई करके वो वाला कचरा इवेंचुअली किसी दरिया के अंदर या समंदर के अंदर या कहीं आपको नदियों में, नालों में मिलेगा, ठीक है? इसका कोई सिस्टम अभी मौजूद नहीं है हमारे मुल्क में। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपने अपने जो आपके प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, जो ये बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो भी इस तरह से बनाते हैं कि उसका वेस्ट कम से कम हो। ये पूरी दुनिया में
इस चीज़ का बहुत ट्रेंड आ रहा है। अभी ये अगस्त के महीने में जिनेवा में इस पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। प्लास्टिक के फुज़ले पे एक ट्रीटी जो है वो साइन होने जा रही है, जिसपे ममालिक को कहा जा रहा है कि आप साइन करें कि प्लास्टिक को कम से कम जो है उसका प्रोडक्शन उसको कम किया जाए। तो सारे ममालिक के सदूर वज़ीर वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर ही हालात इतने नाक़िस हैं कि आप प्लास्टिक के कचरे को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ जाके आपके मुल्क का केस आप स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते कि हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड है, हमें अपने मुल्क में वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, रिसाइक्लिंग एफिशिएंट करनी है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इस वक़्त वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ है जो प्लास्टिक का वेस्ट और बाकी वेस्ट स्क्रैप हम इंपोर्ट भी करते हैं, और उसमें से सिर्फ कुछ रिसाइकल होता है, बाकी का अगेन हमारे मुल्क में डंप कर दिया जाता है। सो हम डंपिंग ग्राउंड के तौर पे भी इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब आपने जो बात की, ये जो जिन साइट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, और लास्ट टाइम आई रिमेंबर आपके मेरी जब बात हुई थी तो हमने उन टूरिस्ट स्पॉट्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स का भी जिक्र किया था जो डायरेक्टली दरियाओं के अंदर अपना सीवरेज का और वैसे भी आम रूटीन का जो कचरा है वो डंप कर रहे हैं। हमने इस टूरिस्ट साइट्स के अलावा भी, अगर आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कराची, इस्लामाबाद का आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद पिंडी का जिक्र किया, वहाँ पे भी इस तरह के मसले हैं कि वो दरिया के किनारे बने हुए हैं, या हम कराची में देखें तो बहुत सारे समंदर के किनारे चीज़ें बनी हुई, और हम उसमें प्रेफर करते हैं कि जी हम कचरा फेंक दें। और हमने देखा भी है कि लोग वहाँ पे बैठ के अगर डाइन आउट भी कर रहे हैं तो वो भी अपना खाने की चीज़ें उधर समंदर के अंदर फेंक रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं तो रिस्पॉन्सिबल लोगों से जानना चाहूँगी, आपसे भी, कि ये जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? और फिर जो लोगों का रवैया है, ये भी आई थिंक कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस सारी चीज़ को ट्रिगर करने में या एस्केलेट करने में। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है कि कानून मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, जिसकी हम खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं। वो बताता है एक्ट कि आपने कूड़ा जो है नहीं फेंकना, इंडस्ट्रीज़ ने अपना फुजला नहीं डंप करना ओपनली, और इसके अलावा पेनल्टीज़ हैं, फाइन्स हो सकते हैं, लेकिन कोई उस एक्ट पे ना इन्फोर्समेंट है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रही हैं अवाम की, मुझे लगता है कि हम लोग ना मॉरली बहुत डिग्रेड हो चुके हैं। देखिए, हम अपने घर तो साफ कर लेते हैं, बेशक गली में कूड़ा इकट्ठा होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं होती। कोई जा रहा है और उसके रास्ते में वो कूड़ा पड़ा हो, किस गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो बाहर हम शॉपर बाहर फेंक रहे होते हैं। तो ये ना कुछ हमारे यहाँ मुझे लगता है तरबियत का भी फुकदान हो चुका है, क्योंकि कूड़ा क्रिकेट जो है ना फेंकना, ये हर मज़हब में बताया गया है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको अपने माहौल को साफ रखना होता है, हर रिलीजन में ये बात है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें इस वक़्त देखने की ज़रूरत है कि क्या हम अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत भी सही नहीं कर पा रहे कि आप ओपनली डंप करें। दूसरी बात, नॉर्दर्न एरियाज़ में अभी मैं आपको बताऊँ, ये डिज़ास्टर अभी हमने इस दफ़ा गिलगित और इन साइड्स पे देखा है, लेकिन ये मज़ीद बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि एक तो हम कूड़ा क्रिकेट साफ पानी के ग्लेशियर्स में और रिवर्स में डाल ही रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पे ना ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट होते हैं और वो गारा जो है ना वो बहुत लूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि मिट्टी लूज़ हो रही है। तो अब हल्की भी बारिश होगी, वो गारा भी नीचे आएगा, और जो दरियाओं में ऑलरेडी प्लास्टिक वेस्ट और दूसरा वेस्ट मौजूद है, आप सोचें कि जब वो एक गारा ऊपर से आ रहा होगा, वो मिलेगा, तो वो सैलाबी रेला कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में ये प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें, अच्छी बात है कुछ जगहों पे बैन हो रहा है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट मुझे नज़र नहीं आती। सो इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और हैवी फाइन्स करें ताकि लोग इसको कंसिडर करें कि वेस्ट डंपिंग इज़ अ क्राइम इन आवर कंट्री। इट शुड बी अ क्राइम एंड इट इज़ अ क्राइम, जिसको हम बड़े खुलेआम करें। और वही बात है कि इन्फोर्समेंट का इशू है। डॉक्टर ज़ैनब, अब ये जो आपने बात की है, आई रियली वांट कि हम अब इस पे सोल्यूशन के ऊपर आएँ कि जो हम दरियाओं, नदी नालों में कचरा डंप करने के वाले से बात कर रहे हैं, अब इस पे मौसर हमने क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ऑन स्टेट लेवल? ये तो आपने प्लास्टिक के इस्तेमाल पे बात की है, और कि हम इसको परमानेंटली इसके लिए कोई चीज़ें या अरेंजमेंट्स करें ऑन इमरजेंसी लेवल, क्योंकि आई थिंक कि हमारी तो कंसिडरेशन में ही ये नहीं है कि हमने इस चीज़ पे भी फोकस करना है। वही बात है कि हम अथॉरिटीज़ या प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम जो कूड़ा मैनेजमेंट की कंपनीज़ हैं उनको हायर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो बेसिक रूट कॉज है उसको तो एड्रेस ही नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल, हमें इस वक़्त फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में, हमारी, आपको मज़े की बात बताती हूँ,
कोई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है हमारे मुल्क में जिससे ये पता लगे कि हमें वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो चले पॉलिसी ना भी हो, अगर हम मुख्तलिफ सूबों में या शहरों में ही पायलट करना चाहें तो सबसे पहले हमें वेस्ट सेपरेशन या सेग्रीगेशन या सॉर्टिंग पे पॉलिसी लेकर आनी चाहिए या इन्फोर्समेंट आनी चाहिए, जिसमें हम शुरू कर सकते हैं अवाम में ये जो कलर कोडेड बिन्स होते हैं या कलर कोडेड बैग्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के TORs बनाए जाएं कि आपने ये जो वेस्ट है अलग अलग दिन पे इकट्ठा करना है और इसको एक ही जगह डंप नहीं करना, क्योंकि कूड़ा बिकता है, इसमें रिसोर्स होता है। और मैं आपको एक और हैरानकुन बात बताऊं, इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप कंपनीज मौजूद हैं जिनके पास सोल्यूशन है कि वो ये कूड़े को मैनेज कर रही हैं और कर सकती हैं, उनको लेकिन एक्सपोजर नहीं है, उनकी स्केलेबिलिटी के लिए उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि रिसाइकलिंग हमारे मुल्क में ना इनफॉर्मल है, मतलब ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट ना इधर कबाड़िया सिस्टम है, वेस्ट पिकर्स हैं, वो सारे इनफॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो भी मैनेज हो सकता है। आपको पता है हमारे घरों से ये गत्ता भी इकट्ठा होता है, ग्लास भी इकट्ठा होता है, कबाड़ी आते हैं हमारे घरों में, जो लोग काम करते हैं वो ये चीजें उठाकर ले जाते हैं, बेच देते हैं, तो रद्दी वाले को बेच देते हैं, प्लास्टिक बिकता है। तो आप इस चीज को फॉर्मलाइज अगर कर लें कि आपने ये वाला कचरा बिन्स में फेंकने के बजाय बेच देना है, वो रिकवर होगा, रिसाइकल होगा, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमें अपनी तरजीहात बयान करनी है कि सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट और अवाम में आगाही कि आपने इतना कूड़ा जो है ये वेस्ट नहीं करना, ये इस्तेमाल हो सकता है, इसको आप फलाने बिन में डालें ताकि ये जो कबाड़िए हैं वो इसको पिक कर लें और इसको बेचें जहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम कर लें, एक शहर से ही स्टार्ट कर लें और बाकी मुल्क में ये पायलट हो सके, तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर सकें। यू सो राइट कि इसमें कोई टाइम नहीं, और स्टेट के लिए कराना कोई बड़ी बात भी नहीं है। जहाँ पे हम इतने स्टेप्स ले रहे हैं, इतने मौसर इकदाम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, अगर ये भी किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल है, जैसे आपने खुद भी कहा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब नईम, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम मौजूद थी। उनके मुताबिक चंद बेसिक स्टेप्स हैं जो अगर लिए जाएँ और लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ स्टेट भी अगर उसको इन्फोर्समेंट कराए, और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न साइड्स के ऊपर जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है या जो हम डंप करते हैं, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, अपना कूड़ा उनकी जो साइट्स हैं उसको अगर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं कि ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमारे किचन में आज खुशबू आ रही है और आतिफ हनीफ शेफ़ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आतिफ? करमला पाका जी। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं परमिजन चिकन बना रहा हूँ विद टोमेटो सॉस के साथ, वाइट सॉस के साथ। ठीक है, और क्या रेसिपी है इसकी? इसकी रेसिपी ये ब्रेस्ट फिले है। ठीक है। ब्रेस्ट फिले में एक चैटर स्लाइस डालते हैं और उसकी क्रमिंग की जाती है। ठीक है। क्रमिंग करने के बाद इसको ये पैन सेट करते हैं। ये फ्राइड भी होता है, पैन सेट भी होता है। ठीक है। इसको मैंने पैन सेट किया है और इसकी जो मैंने साइड पे ना प्रेजेंटेशन की है प्लेट की, और इसकी साइड पे मैंने फ्रेश बीन्स और ब्रोकली दी है। फ्रेश बीन्स एंड ब्रोकली। जी, ओके। ये दोनों होते हैं। ओके। और जो इसके ऊपर सॉस है वो मैंने बेल पेपर्स की सॉस बनाई है, वाइट सॉस। ये बेल पेपर मैंने कटिंग कर लिया है, ये वाइट सॉस है। बड़ी कलरफुल से हैं, येलो, रेड और ग्रीन। ओके, ठीक है। ये इन तीनों की मैंने सॉस बनाई है। अभी वाइट सॉस इसकी मैं रेडी करूंगा और जब तक स्टफ चिकन रेडी होता है। वाइट सॉस की रेसिपी क्या आती है? वाइट सॉस की रेसिपी पहले गार्लिक को सोते करना है। गार्लिक के बाद मैंने तीनों बेल पेपर जूलियन कर ली हैं, फाइन जूलियन। इनको मैंने सोते करना, सोते करने के बाद मैंने क्रीम ऐड कर देनी है। ओके। क्रीम ऐड करने के बाद इसमें मैं चिकन पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर एंड क्रश ब्लैक पेपर डालूंगा। ठीक है। इसको हल्का सा ग्लेज करके इसका टेस्ट निकाल के फिर वो स्टफ चिकन के ऊपर डाल दूंगा। ज़बरदस्त। चलें जी, आप अपना काम जारी रखें, हम दोबारा आते हैं जब आपका स्टफ चिकन रेडी हो जाएगा। आज जी हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त खातून मौजूद हैं जिन्हें कहा जाए कि ऑरेंज लाइन मेट्रो की पहली खातून ड्राइवर निदा सोले, जिन्होंने पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में एक नई और काबिल फ़ख्र मिसाल जो है वो कायम की है। अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवाया है, बल्कि ख़वातीन के लिए जो टेक्निकल ग्राउंड है इसमें नई राहें भी खोली हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट निदा साले ने चाइनीज़ और पाकिस्तानी माहिरीन की ज़ेर निगरानी मुकम्मल तौर पर जो आपकी
की प्रोफेशनल तरबियत है उसके गाइडलाइन से हासिल की है और अब लाहौर की जदीद तरीन हम सब जानते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो को बाकायदा तौर पर ऑपरेट कर रही हैं। जाहिर है हम ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हर शोबे के अंदर देखते हैं और अब ये एक नया माइलस्टोन है जिसको ख़वातीन अचीव कर रही हैं। आज निदा साले हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच निदा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट अपनी लाइफ में की है। हमें ज़रा ये बताएं, ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहला खातून ड्राइवर की पहली खातून ड्राइवर बनना, ये इटसेल्फ कितनी बड़ी अचीवमेंट है और ये सफ़र कैसा था? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे शो पे बुलाने के लिए। और ऑरेंज लाइन का ये सफ़र बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक विजन के साथ स्टार्ट हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन डिग्री करने के बाद यूईटी से मैंने ऑरेंज लाइन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की जो है वो सीट हासिल की। यहाँ पर आके मैंने ये देखा कि जहाँ पर यहाँ ट्रेन कंट्रोलर, ट्रेन डिस्पैचर और सिग्नल टावर कंट्रोलर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फ़ीमेल क्यों नहीं काम कर सकती। और ये इनिशिएटिव मैंने अपने चाइनीज़ मेंटोर्स के साथ डिस्कस किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑरेंज लाइन जो है वो अपनी प्रोग्रेसिवली 5 ईयर्स का सफ़र उसने तय किया है और तरक्की की राह पर गामज़न है। तो क्यों ना हमने औरतों को भी इस फील्ड में लाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक सर्विस जैसे शोबों में औरतों का आना हम सबके लिए जो है वो कारवा रहेगा। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये हमारे मुल्क की सतह पर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाती है, एशियन कंट्रीज़ की बात की जाती है, तो वहाँ पाकिस्तान में भी इस गैप को फिल कर दिया गया है कि पाकिस्तान की औरतें भी जो है वो ट्रेन ड्राइवर बन सकती हैं। डेफिनेटली बन सकती हैं और आप इसकी एग्जाम्पल हैं। अच्छा, मुझे निदा ये बताएं कि लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, पायलट बनने का शौक़ होता है, आपको ये ट्रेन के अंदर दिलचस्पी कैसे हुई और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जी, बचपन से ही मुझे याद है जब मैं प्राइमरी में थी और 5th क्लास में स्कूल से वापसी पर मैं देखती थी कि लाहौर की सड़कों पे काफ़ी रश था। और इस सारे सफ़र में मैं ये नोटिस करती थी कि क्या ऐसा इको फ्रेंडली जो है वो एनवायरनमेंट पैसेंजर्स को प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो इजीली ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी दौरान जब ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा जो है वो शुरू किया गया 2020 में और ऑरेंज लाइन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यहाँ पर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फ्री लाहौर सिटी जो है वो बन सकता है। इसी वजह से मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यूईटी से और यूईटी के इस तमाम उस्ताज़ा ने मुझे इतना पॉलिश किया था कि मुझे ट्रांसपोर्ट, ट्रैफ़िक प्लानिंग और इस तरह के सारे शोबों का पता था। जब मैं ऑरेंज लाइन में आई तो फिर मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ जब ट्रेन ड्राइवर का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब बाकी औरतें, बाकी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि मैं इस फील्ड में कैसे आई और वो आगे किस तरह से आ सकती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं, जब आपने इस प्रोफेशन का इंतखाब किया तो फ्रेंड्स का, फैमिली का कैसा रिएक्शन था? ख़ानदान में सबसे पहले तो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमेशा मुझे एजुकेशन को अवेल करना सिखाया। लेकिन ये बात जब ट्रेन ड्राइवर की आ जाती है तो एक हैरानकुन तसव्वुर की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ट्रेन ड्राइवर नहीं है। तो इसी तरह मेरे वालिद वालिदा ने मुझे कहा कि तुम तो इंजीनियर हो और तुम्हें भी इस तरह की शोबों में आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया कि मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली लड़कियाँ इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनें, क्योंकि ऑरेंज लाइन एक पाकिस्तान का सबसे पहला मेट्रो प्रोजेक्ट और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो जब लड़कियां इस तरह के शोबों में आएंगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और लड़कियों के लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। यहाँ ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ग्रोथ होगी। तो इसके बाद से मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मेरे बहन भाइयों ने, ख़ासतौर पर मेरी बहन ने, उसने मुझे कहा था कि एक दिन जो है वो तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा रोशन होगा, क्योंकि तुम लड़कियों और स्पेशली औरतों के लिए ये काम कर रही हो। तो अल्लाह का शुक्र है, सबने बड़ा ज़्यादा साथ दिया और उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ पर हूँ। चले, आई एम ग्लैड कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। और आप सही कह रही हैं कि शुरू में सुनने में बहुत सारे लोग हैरान, उनका रिएक्शन आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ट्रेनिंग भी ज़ाहिर है मुश्किल होती है। ट्रेनिंग के दौरान सबसे जो चैलेंजिंग फेस था वो कौन सा था निदा आपके लिए? ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का था, क्योंकि हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल, लड़कियों को स्पेशली थ्योरेटिकल चीज़ों तक लिमिट कर दिया जाता है। हम बुक्स में जो नॉलेज हासिल करते हैं बस वहीं तक रहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो मेरे चाइनीज़ इंजीनियर जो थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे डेली बेसिस पर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स बताई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और इसी दौरान जब मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो जाती थी तो मुझे कुछ लोग
लोग स्पेशली मेरी वालदा मुझे ये मिसाल देती थी कि जिस तरह हमारे लीडर्स हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी एक मेल डोमेन में काम कर रही हैं और प्रेफर कर रही हैं पॉजिटिवली सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो वो शुरू से मेरी इंस्पिरेशन भी रही हैं, तो मैं उनको फॉलो करती थी, मैं घर जाकर देखती थी और इस तरह जो है वो मुझे मोटिवेशन भी मिलती रही और ये सफ़र आसान होता गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा निदा, अब आपने अपने चाइनीज़ ट्रेनर्स का जिक्र किया, आपके जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी ट्रेनर्स थे उनके साथ आपका काम करने का तजर्बा कैसा रहा, और साथ साथ ये जो मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ, ज़ाहिर है इसके प्रोटोकॉल्स होते होंगे जब आप ट्रेन ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो कैसे ज़िम्मेदारी आपने सीखी, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इकदाम हैं, इन सब चीज़ों को लेकर क्या तरीक़ाकार होता है? जी, चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हर तरह से हमारी ड्रिल्स होती हैं, उनमें सपोर्ट किया। इसके अलावा नाइट टाइम ड्रिल्स में जब मेन लाइन का ऑपरेशन बंद हो जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर क्योंकि मैं लड़कियों में पहली थी और अकेली थी, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन सोशल और कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस फेस होती थी मुझे। लेकिन इस दौरान मेरे पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने मेरा साथ दिया और साथ में मेरे चाइनीज़ ट्रेनर भी थे। जब हम ट्रेन चलाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने अपने सिग्नल्स कंफर्म करने होते हैं क्योंकि ये ट्रेन चलाना एक बहुत टेक्निकल काम है। ये नॉर्मल कार राइडिंग की तरह नहीं है या कार ड्राइविंग की तरह नहीं है। तो जब भी हम लोग ट्रेन चलाने जाते हैं तो हमारे अपने ऑरेंज लाइन की डिपार्टमेंट एसओपीज़ हैं वो हम फॉलो करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो फिर जो है वो हम ट्रेन को आगे वाउचर्स की कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेन को मूव करवाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिन भी आए जब मैंने देखा कि इमरजेंसी आई है मेन लाइन पर, वेदर का कोई इशू है, फौरन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं ट्रैक पर। तो उन सारी चीज़ों को डील करने में हमारे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने हमारा बड़ा ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान की तो ये पहली मेट्रो थी और जब चाइना में ट्रेनर्स ने हमें ये बातें सिखाई और टेक्निकल टर्म सिखाई कि आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हो, तो ये सफ़र बड़ा आसान होता गया और उनकी काविशों का मैं बहुत ज़्यादा यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे निदा ये भी बताएं कि इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं उनके लिए क्या है? सबसे बड़ी रुकावट तो इंसान के ज़हन में ही होती है और मुझे लगता है कि अगर ख़वातीन अपने दिल से खौफ और बाकिरदार रह के किसी भी शुबे में आती हैं तो वो काम कर सकती हैं। और जहाँ तक बात रही टेक्निकल टर्म्स पे, तो सोशली हमें थोड़े से चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे आवाम के साथ जब मेरा पहला इंटरेक्शन था, तो लोगों में ट्रेन ड्राइवर को जानना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात समझी जाती थी, लेकिन उसी दौरान कुछ औरतें भी थीं जो मुझे देख के मुस्कुराती थीं और कुछ बच्चियाँ, कुछ लड़कियाँ यंगर्स मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि इस तरह की फील्ड में वो किस तरह से आ सकती हैं। तो मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी तालीम पे फ़ोकस करें और सिर्फ़ सोशल स्टिग्मास को हमने खुद ही ख़त्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और इसको हमने पॉजिटिवली भी खुद ही चलाना है। डेफिनेटली, बड़ी अच्छी बात आपने की। आपको लगता है निदा कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके लिए टेक्निकल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो विद टाइम बढ़ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करने के बाद ये एक ऑरेंज लाइन में ट्रेन ड्राइविंग का सफ़र एक बहुत टेक्निकल टर्म है। ये टेक्निकल फील्ड समझ जाती है। ट्रेन चलाना एक नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करने के बराबर नहीं हो सकती कभी भी। तो जैसे ही अब और मौके हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ऑरेंज लाइन है, इसी तरह हमारे बीआरटीज़ हैं, वहाँ पे भी फीमेल वर्कर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर औरतों के लिए ये मौके भी फ़राहम किए जाएँगे तो हम बाहर की दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औरतों में सिर्फ यही एक फील्ड ऐसे समझी जाती थी जहाँ पे गैप रह गया था और अब पाकिस्तान को अपनी पहली ट्रेन ड्राइवर भी मिल चुकी है। डेफिनेटली, अपनी कामयाबी को देखते हुए बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको निदा देख रही होंगी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं हर ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी जो है वो फ़ील्ड्स में एक्सपर्ट बनें, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपनी सलाहियतों को इस तरह उभारें कि दुनिया उसको जाने। जिस तरह जब मैंने ट्रेन ड्राइविंग का सोचा था तो मुझे मेरे बैच में और जितने भी ऑरेंज लाइन के ट्रेन ड्राइवर्स हैं, जो मेल वर्कर्स थे, उनके लिए भी बड़ी हैरानकुन होता था कि ये चला लेगी? तो मैं यही सोचती थी कि अगर ये लोग चला सकते हैं तो मैं भी चला सकती हूँ, और अल्लाह ताला ने भी औरत और मर्द को इक्वल करार दिया है। जहाँ हमें हदीस में भी आता है कि औरत और मर्द दोनों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तालीम बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह
तलीम के साथ साथ हमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी औरतों के लिए उतनी ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी औरतों को इसी तरह फ़रोग़ दिया जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच निदा सॉले, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है और आप अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन को परस्यू करिए। निदा सॉले से हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। इतना अच्छा प्रेजेंटेबल खुश शक्ल खाना मेरे सामने मौजूद है। आतिफ ने खाना बना लिया। आतिफ, आपकी तो डिश बिल्कुल रेडी हो गई। मैं आपको ऑफर भी कह रही थी, मैं आपको ऑनर भी कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि आप प्रेजेंटेशन खाने की बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। तो अभी फाइनल रेडी हो गया। सॉस आपने कैसे प्रेजेंट किया, हमें थोड़ा सा बताएं। जो ये इसके टॉप पे सॉस है ना, ये टोमेटो सॉस बनाई है वाइट। इसके जो अंदर है ना, मैंने बेल पेपर यूज़ किए हैं। ओके। बेल पेपर्स को मैंने गार्लिक के अंदर सोते किया है और ये फाइन जूलियन मैंने कट किया है। इसको सोते करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। क्रीम ऐड करने के बाद फिर मैंने टेस्ट ऐड किया है और जो इसके बेस पे है ना, ये मैंने मैश लगाया है। मैश्ड पोटैटोज, राइट? उसको मैंने राउंड शेप में लगाया है कि उसके ऊपर वो सही से एडजस्ट हो जाए। और साइड पे मैंने वो बीन्स दिए हैं, फ्रेश ब्रोकली दी है। इन दोनों को मैंने पहले ब्लांच किया। ब्लांच करने के बाद इनको मैंने सोते किया। सोते करने के बाद इनको टेस्ट लगा के मैंने साइड लाइन पे दिया। और जो साथ पे प्रेजेंटेशन है, ये चेरी टोमेटोज़ हैं और कुकम्बर है। चेरी टोमेटो को मैंने हल्का सा ग्रिल किया, इसको ब्लैक स्पॉट्स दिए कि ये अच्छी सी प्रेजेंटेशन लुक निकल आए। और इसके ऊपर फ्रेश टाइम है। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी डिश हमें बना के बताई है। सो आतिफ हनीफ हमारे साथ शेफ़ मौजूद थे जी। आज जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आई रिमेंबर आपके जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं या कम्युनिटीज़ का जो आइडिया है, ये बहुत पुराना है। और पहले के ज़माने के अंदर, इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने तक बहुत सारी चीज़ें और कम्युनिटी सेंटर्स का जो आइडिया था बड़ा इंटरेस्टिंग था और लोग सोशलाइज तो करते ही करते थे। मैंने बहुत सारी डिफरेंट जो डाइवर्स एक एनवायरनमेंट उस कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, उन कम्युनिटीज़ के अंदर देखा है। आज हमने इसी एक कम्युनिटी के हवाले से बात करनी है जो कि लोगों को सोशलाइज करने के लिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कह ले इन अ मेंटल कैपेसिटी के अंदर उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स पुट कर रही है। इर्तिफा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर है, CEO टिंकर्स कलेक्टिव की, उनकी कम्युनिटी का नाम है। उनको खुशामदीद कहते हैं। इर्तिफा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने में ज्वाइन किया। वैसे मैं अभी जो इर्तिफा हम ऑफर भी ये बात कर रहे थे, पहले जो कम्युनिटीज़ का आइडिया है या हम इंटरनेशनली भी देखें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। सोशलाइज करते हैं लोग। आपकी जो हार्मनी है, जो आपकी रिलीजियस हार्मनी है, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ रहती है। सो टेल अस अबाउट योर कम्युनिटी एंड द आइडिया एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। टिंकर्स कलेक्टिव में आई स्टार्ट विद शुरू कैसे हुई थी, आइडिया आया कहाँ से। कोविड के दौरान हम सब बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे एक दूसरे से, घरों में बंद थे, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड थे, बट एक हद तक हम लोग जो है वो वी वर फीलिंग दैट लोनलीनेस, राइट। अब एक थोड़ा अकेलापन एक पॉइंट तक अच्छा रहता है, उसके बाद आपको काटने को दौड़ता है। एब्सोल्युटली। सो मेरे साथ भी यही हुआ। आई वाज फीलिंग दैट लोनलीनेस, आई वाज फीलिंग कन्फाइनमेंट की वजह से। तो मैंने सोचा कि यार कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम इंसान दूसरों से कनेक्ट हो जाए किसी तरह से। उसके लिए फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। आई टीच मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग की प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी में जब होते हैं तो मुझे इतनी आदत है टू बी सराउंडेड बाय पीपल, इतने लोग मेरे अराउंड होते हैं, सैकड़ों बच्चे हमेशा अराउंड घूम रहे होते हैं। वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट भी कराती हूँ बिजनेस बाजार के नाम से। सो वी मेक क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं बच्चे, उसको हम मार्केट करते हैं, बच्चे कमाते हैं। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो ये एक आइडिया मेरे माइंड में था। मैंने कहा यार ऑनलाइन चलते हैं, लेट्स हेल्प पीपल। तो हमने एक पेज बनाया। अगेन ये सारा आइडिया निकला कोविड से ही था कि दूसरों से कनेक्ट होने का कोई एक तरीका हो जाए बस। ठीक है। हमने पेज बनाया, वहाँ पे हमने एक ओपन कॉल कर दी कि भाई जो भी क्रिएटिव्स हैं या जो मेकर्स हैं या जो आर्टिस्ट्स हैं, वो हमें अपने प्रोडक्ट्स या अपना आर्ट भेजना शुरू कर दें और हम उसको प्रो बोनो मार्केट करेंगे। मेरी एक्सपर्टीज यही थी उस वक्त। तो कम्युनिटी का माइंड उस तरह से नहीं था। आई डिडंट नो हाउ टू मेक कम्युनिटीज। मुझे ये पता था कि मैं मार्केट कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से शुरू हुआ, लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू हुए, लोग इंटरेस्टेड हुए, तो हल्के हल्के अनकॉन्शियसली एक कम्युनिटी ने शेप लेना शुरू कर दिया। दे वर कनेक्टेड टू अस थ्रू देयर आर्ट्स एंड ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते थे। यू डू समथिंग गुड फॉर समबडी तो वो याद रखते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जब अल्लाह अल्लाह करके कोविड खत्म हुआ तो ये कम्युनिटी ऑनलाइन बन चुकी थी।
बट ऑनलाइन कम्युनिटी का मसला ये होता है कि वो एक डिस्कनेक्ट रहता है, इट्स अ वर्चुअल लाइफ, एक वर्चुअल जिंदगी है, राइट? और आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला यही है, हम वर्चुअल जिंदगी में ही रह रहे हैं। हाँ, और वो जब बात करी थी ना पुराने जमाने में जिस तरह से मोहल्लेदारी होती थी, कम्युनिटीज होती थी, हम जो बात कर रहे थे कि बाहर के मुल्कों में मस्जिद इज अ कम्युनिटी एंड दैट्स वेयर ऑल द प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स एंड एवरीबॉडी गैदर्स टुगेदर। तो मैंने कहा कि यार ये वापस रिवाइव होना चाहिए, दीस किड्स, इनको पता होना चाहिए कि इन पर्सन मिलना और वर्चुअल जिंदगी गुजारना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स जो आप उसमें से निकाल सकते हो। तो हमने जी मीटअप्स करना शुरू किया, हमने कहा कि जी मॉडल टाउन पार्क में आ जाओ, सारे ओपन कॉल है, जिसने आना है आ जाए, वन डिश ले आओ अपनी, और यहाँ पे हम जो है ना विल ब्रेक द आइस। ओके, वहाँ से शुरू हुआ, वी हैड 50 से ज़्यादा लोग आ गए अपने मज़े मज़े के खाने ना। इट्स लाइक यार ये तो ज़बरदस्त आइडिया है, ये तो मज़ेदार आइडिया है यार। वो ऐसे ना, तो आप बहुत अरसे अंधेरे में रहो और एकदम से रोशनी में आ जाओ तो आपको दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है, सारे रंग बड़े विविड नज़र आते हैं। तो ये हुआ, वहाँ से फिर टिंकर्स का आइडिया शुरू हुआ। सो ऑल दैट अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सब में कदरन मतलब परमेट कर चुकी। कोविड के टाइम पे तो मुझे लगता है ज्यादा एस्केलेट और ट्रिगर हुई है बहुत सारे लोगों में। तो वो था ना कि वो क्या एक शेर है, मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ है मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है, राइट? तो यहाँ से फिर मेरा आइडिया आया, मैंने कहा कि यार एक कीवर्ड जो था ना वो वेलबींग था। वेलबींग, सबसे ज्यादा वेलबींग ने सफर किया था आपका मेंटल वेलबींग, आपका इमोशनल वेलबींग, आपका फिजिकल वेलबींग, बीइंग लॉक्ड अप इनसाइड, और आपका सोशल वेलबींग व्हिच टुक द बिगेस्ट हिट, राइट? तो वहां से फिर ये आइडिया निकला कि वी विल मेक अ कम्युनिटी जहां पे हम लोगों के सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग के ऊपर काम करेंगे, और उसका जरिया बना हमारे ये डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस जो हम क्यूरेट करते हैं। वो हो गए आपके रिक्रिएशन हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई, कॉन्वर्सेशंस हो गई, उसमें एक्सप्रेशन हो गया, आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग, विजुअल आर्ट्स। तो ये जरिया बना और उससे हमने कम्युनिटी क्यूरेट करना शुरू कर दी। क्यूरेट मैं इसलिए कहती हूँ कि देखो एक कम्युनिटी होती है जो ओपन फॉर ऑल होती है, दिस इज ओपन फॉर ऑल, बट मेरी प्रायोरिटी है कि इसको हम सेफ और इंक्लूसिव रखें। सेफ एंड इंक्लूसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन भी यही था, बिकॉज ऑब्वियसली इतफा मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्चुअल जिस दुनिया में रहते हैं, वी डोंट नो कि कौन किस कैपेसिटी में आपके साथ है और किस तरह से वो बिहेव करेगा। बिकॉज वर्चुअली आप किसी चीज़ को स्नैप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर मीटिंग, यू नो, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस बड़े डिफरेंट होते हैं। सो इस कम्युनिटी को सेव करना, द एज ग्रुप यू गाइज आर टारगेटिंग, कोई भी एज ग्रुप है, किसी भी तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, एवरीवन इज इंक्लूडेड? या टेक्निकली एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। सिर्फ हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, मतलब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव रखने के लिए थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होना पड़ता है। दिस इज व्हाट आई से। वो एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं? अनलाइक अदर कम्युनिटीज, इसके ऊपर मैं भी आऊंगी कि किस तरह से एक कहते हैं ना कि द फॉरेस्ट कॉट फायर, और ये आइडिया किस तरह से जो है फिर वो वायरल हो गया। बट सेफ रखने के लिए मेरा एक प्रोसेस होता है। देखिए हमारी कुछ वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज हैं कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, आप बिगेटेड नहीं हो, आप में प्रेजुडिस ना हो। सबसे बड़ी चीज, आप कम्युनिटी में अगर लोग आ रहे हैं, एक सेफ स्पेस में लोग आ रहे हैं, सेफ और ब्रेव स्पेस। ब्रेव मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, जहाँ पे आप जज ना फील करो कि मतलब कोई आपका मजाक ना उड़ाए, कोई आप पे हंसे नहीं, कोई बाद में ना कहे कि यार ये कौन था। या इसको क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जिन लोगों को हम कम्युनिटी में आने की इजाज़त दें, वो इन सब वैल्यूज से अबाइड करते हों। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है हमारा। एवरी टाइम वी रजिस्टर एनीबडी फॉर एन इवेंट, एक पूरा फॉर्म भरते हैं वो, उसमें उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, वो क्या करते हैं, उनका मकसद क्या है यहाँ आने का, और कुछ हद तक अब मुझे समझ आ गया कि किस तरह से अंदाजा लगाते, सिक्स सेंस आपकी शार्पन हो जाती है। सो आई कैन टेल कि वेदर दिस पर्सन विल कम एंड ऐड वैल्यू, या इनके आने से हो सकता है कि कोई मसला हो या कोई गॉड फॉरबिड कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत सारी खवातीन रिलक्टेंट भी इसी वजह से होती है कि यू हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट आई एम ग्लैड कि आपने ये जो वेरिफिकेशन का आइडिया इसको भी किया। अच्छा, अब एक दफ़ा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो आप अपने तौर पे कम्युनिटी रन कर रही है, टिंकर्स कलेक्टिव, बट एट द सेम टाइम कितनी ज़रूरत है इस टाइम पर जब हम सोशली बहुत डिस्कनेक्टेड है, हम एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, जिस यूथ का आपने जिक्र किया, हमारी लाइफ उस वर्चुअल दुनिया में बहुत फैंसी है। हमें रियलिटी चेक्स जब मिलते हैं तो इट हिट्स अस हार्ड, यू नो। आपको वो समटाइम्स इतना बुरा लगता है कि हम एंजाइटी, डिप्रेशन और यंगस्टर्स में ये चीज़ देख रहे हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट कि हम इस तरह की कम्युनिटीज़ को डेवलप करें, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर एज ग्रुप के लोग,
कि वो इसमें इंक्लूडेड फील करें और एक प्रोडक्टिव या वेल बीइंग के लिए एक दूसरे की काम करें फॉर द काइंडनेस, जो कि हम बार बार कहते हैं कि हम वी आर नॉट काइंड एनी मोर, यू नो। आई थिंक ये तो पैरामाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे तो लगता है आजकल के आधे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे अगर हम कम्युनिटी की पावर को पहचान लें। एक दूसरे से आप जितना वैल्यू डिराइव कर सकते थे, मैं वैल्यू की बात करती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी जो मैं मार्केटिंग में पढ़ाती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ मार्केटिंग ही है। देखिए, हम एक ट्रांजैक्शन ही होता है, मैं आपको कुछ देती हूँ, आप मुझे कुछ देती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी हो। मेरे ख्याल में काइंडनेस एक्सचेंज होना, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम लूज़ कर चुके हैं, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही काइंडनेस है। देखिए, हम बड़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं ना। वो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है जी? आगे निकलना। कहाँ आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है? एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज सैड, एवरीबडी इज डिफरेंट। अभी उस दिन हम अपने दोस्तों में मैं बात करी थी कि जितनी मेंटल हेल्थ इश्यूज अब क्रिएट हो चुके हैं, कोई तो वजह है। बिल्कुल सही। व्हाट इज द रीजन? देखिए, वो एक अगेन सॉरी, मुझे शेर, मेरे माइंड में ना शेर आ रहा है। जरूर जरूर, आई एम लविंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारी कम्युनिटी की कोई बात करता है ना कि भाई आप ये क्यों करते हैं, हमारा एक इवेंट है ह्यूमन लाइब्रेरी, उसमें कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टॉक टू ईच अदर, अपने दिल की बात करते हैं, जो कि मुश्किल होता है वैसे करना, स्ट्रेंजर्स के साथ आसान हो जाता है। एक शेर है, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसान आए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। वाह वाह, ऐसे अहले दिल खत्म हो चुके हैं। अहले दिल तो मेरे ख्याल में ये हमारा आई थिंक मोहब्बत का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस निकलती ही मोहब्बत से। यू शुड हैव अ लव, नॉट जस्ट रोमांटिक लव, बट लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर थिंग्स, लव फॉर नेचर, लव फॉर ईच अदर, लव फॉर स्ट्रेंजर्स, राइट? आई थिंक जब वो चीज़ हम दोबारा अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो हमारे बहुत से मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। सारा कुछ इनसिक्योरिटी से निकलता है, मुझे लगता है। You're so right, you're so right। अच्छा इरतिफा, अभी आपने सेगमेंट्स का जिक्र किया, मैं चाहूँगी आपकी कम्युनिटी में किस तरह से आप लोगों को एंगेज कर रही हैं सोशली, किन सेगमेंट्स के, तो वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे। तो मैंने कहा ना कि हम सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग पे काम करें, तो हर सेगमेंट के लिए हमने कुछ ना कुछ ऑफरिंग बनाई है। सो फॉर एग्जाम्पल, यू टॉक अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप जब दिल की बात करने की बात करते हैं, दिल हल्का करने की बात करते हैं, तो हमने एक आइडिया है ह्यूमन लाइब्रेरी। मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पहले से होता था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया। सो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स अपनी अपनी स्टोरीज लाते हैं, और एक स्ट्रेंजर जो है वो किताब बनता है अपनी ज़िंदगी की कहानी, और दूसरा रीडर बनता है, वो सुनता है। सो एक स्ट्रेंजर दूसरे स्ट्रेंजर को अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है, और दूसरे का काम ये होता है कि, और ये बिल्कुल ये एक रूल है हमारा, कि आपने वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन उनको देने हैं। सो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम, यू जस्ट हैव टू से समथिंग पॉजिटिव। हाँ, सो एक्सचेंज ऑफ नोट्स होता है, एंड एवरीबडी गोज होम हैप्पी, और दिल हल्का हो जाता है। इसी तरह से हमारी एक एनोनिमस लेटर राइटिंग है कि अगर आपके दिल में कोई बात है, और ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है, तो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस वन। अनकही नाम है इसका, अनकही अनसुनी। आपको दिल में ऐसी कोई बात है जो आप आज तक किसी से नहीं कह पाए, या अगर आपने किसी और से कोई बात कहनी है लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर पाते, आप उसको एक खत में लिखो, उसको बंद करो, सील करो, एनोनिमस। आप एक अपना पेन नेम लिख दो उसमें, वो आप हमारे डब्बे में डाल दो। नोबडी नोज आपका लेटर कौन सा है। वो डब्बा खुलता है, एवरीबडी गेट्स टू रीड ईच अदर्स लेटर्स। सब पढ़े एक दूसरे के लेटर्स, किसी को नहीं पता कि किसने लिखा है, कि किसका है। सो आप अपना दिल हल्का कर रहे हो फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमस भी रहे आप, आपकी दिल की बात हो गई, और उस पे आपको लोगों ने कोई ना कोई रिस्पांस दिया। वो रिस्पांस फिर हम लोग फिल्टर करते हैं। ऑब्वियसली वी गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, वी हैव साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। तो वो उसको, ताकि ये ना हो ना कि कोई ट्रिगर हो जाए, कोई ऐसा। कोई दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप एनोनिमस तौर पे आप एक लेटर लिख रहे हैं, एवरीबॉडी इज रीडिंग इट, आपकी बात भी जो आपके दिल में एक चीज है कि किसी को नहीं पहुंच सकती, हल्की भी हो गई और वो पहुंच भी गई, यू नो। सो ये बहुत इस तरह के हैं। फिर हम आ जाते हैं थोड़े से फन इवेंट्स पे। तो हमारी गेम नाइट्स होती हैं, जैसे हम दोस्तों में गेम नाइट्स करते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, इस तरह से हम कम्युनिटी के लिए गेम नाइट्स करते हैं। इसी तरह से फिर गेम डेज होते हैं, आउटडोर अरीना आपने रेंट किया, वहाँ पे आप 50-60 लोग आते हैं और हम मिल के बहुत सारे डिफरेंट। तो अभी आपकी कम्युनिटी में कितने मेंबर्स हैं? फिर देखिए, हमारे दो चीज़ें हैं। एक तो कम्युनिटी मेंबर्स अगर देखा जाए, द नंबर ऑफ पीपल जो हमारे इवेंट्स पे आ चुके हैं वो तो 3-4-5 हज़ार प्लस हो चुके हैं। हाँ, इवन आफ्टर दैट वेरी स्ट्रिंजेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, हमारे पास अच्छे खासे लोग, हाँ बहुत लोग आते हैं। पिछले 3-4 साल से हम कर रहे हैं। हमारा मेंबरशिप प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। सो उसमें यह है कि वो लोग जो मतलब ट्रूली कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, मतलब रिपीट ऑडियंस जो हमारी है, तो फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, तो उनके लिए फिर हमने मेंबरशिप कार्ड्स भी निकाले। तो उसमें भी अब तो 100+ लोग हो चुके हैं, और फिर उनके अपने पर्क्स होते हैं। वो जो हम क्रिएटिव्स की बात कर रहे थे, जो मेकर्स थे, नाउ दे आर गिविंग डिस्काउंट्स टू दीज पीपल। तो एक पूरा एक कहते हैं ना इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है। तो उनका बिजनेस चल रहा है, हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है, लोकल बाइंग हो रही है। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर
दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं ये कितना टाइम लेते हैं? एवरी मंथ, एवरी वीक, किस तरह से आप लोगों ने इसको डिवाइड? वीकली जी, वीकली एक्टिविटीज़ हैं हमारी, एवरी वीकेंड। देखिए मैं वैसे तो आई हैव अ फुल टाइम जॉब, यू टीच या एट FC कॉलेज जी, मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, तो वो तो है। सो मुझे वीकेंड्स पे टाइम मिलता है। वी हैव अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स। हाँ, सो वो साथ में मिलके जो है हर हफ्ते कुछ कर रहे होते हैं। जैसे इस हफ्ते, इस वीकेंड पे हम लोग खास तौर पे ख़वातीन के लिए एक बहन चारा जिसको कहते हैं, हमारा एक इवेंट होता है बहन चारा। अच्छा, ओके। सो ख़वातीन के लिए टू सेलिब्रेट द सिस्टरहुड, और औरतों को ये रीअफर्म करने के लिए देखें वी आर वॉचिंग आउट फॉर यू, हम एक दूसरे के साथ हैं। सो इस तरह का एक इवेंट इस वीकेंड पे है। फिर उसके अगले हफ्ते हम एक ओपन माइक प्लान कर रहे हैं जहाँ पे जितने भी अनरिकग्नाइज्ड सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, पोइट्स हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो आके परफॉर्म करें, और उनको फिर ऑडियंस सराहती है कि सोशल मीडिया पे जाता है, कोई ना कोई नोटिस हो जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग यार, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस एक्टिविटीज़ को सुन के। अच्छा, अब मुझे इर्तिफा ये बताएं, बिकॉज ज़ाहिर है हमने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का भी जिक्र किया है। इंटरनेशनली बहुत सारे, जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं जो ओवरसीज़ हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़, वो आपस में सोशली इंगेज करते हैं और फिर मुख्तलिफ लोगों का हमने देखा है। अब एट द सेम टाइम हमने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, आई सॉ इन US कि बहुत सारी मुख्तलिफ, एक यंगस्टर्स की कम्युनिटी है, एक सीनियर सिटीजन्स की है, और इसी तरह से कम्युनिटीज़ बनी होती है। फिर एक वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ वो इकट्ठी होती है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, एंड दे शेयर आइडियाज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये वाला जो आइडिया है पाकिस्तान के अंदर, सिंस आप इस कम्युनिटी को रन करिए, लेकिन 1, 2 या 3 कम्युनिटी से काम नहीं चलेगा। हमने अगर वेलबींग के ऊपर काम करना है, सो वी हैव टू इंक्लूड एंड मेक श्योर कि हम इसको ज़्यादा करें, क्योंकि अब मोहल्लेदारी सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। हमें नहीं पता हमारे नेबर में कौन रहता है, कौन कहाँ रहता है, सो इस तरह की एक्टिविटीज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट, और इसको इनकरेज करना और सेफ स्पेस को क्रिएट करना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। लेकिन मैं आपको पहले बता रही थी कि ये 1-2 कम्युनिटीज़ पे नहीं महदूद रहा है। हमारे बनने के बाद, सिंस टिंकर्स हैज़ बिन इन एक्शन, मेरी नज़र में कोई 10, 15, 16, 17 बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैव टेकन शेप। हाँ जी, तो वो बहुत दफ़ा तो लिखते भी हैं कि इंस्पायर्ड बाय टिंकर्स। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखिए जी, ये एक कम्युनिटी तक महदूद रहना नहीं है, और ये कमर्शियल चीज़ तो है नहीं। द मोमेंट यू कमर्शलाइज इट ना, ये भी एक बड़ा अलमिया है। द मोमेंट यू कमर्शलाइज इट, जिस दिन आप कमर्शलाइज कर दोगे ना, तो कम्युनिटी की वो जो इंटेग्रिटी है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो कमर्शियल पर्पस हो जाता है। कोई भी आएगा, कुछ भी होगा, बस आपका मकसद है पैसे कमाना। तो हमने इसको बिल्कुल वो नॉन प्रॉफिट भी रखा हुआ है। इस तरह के मॉडल पे हमारी देखा देखी बहुत सारी कम्युनिटीज बनी है, तो ये वेव शुरू हो चुकी है। आई एम ग्लैड। हाँ, शायद छोटे लेवल पे है, शायद अभी भी मजीद हमें करना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो कि इसमें इनपुट दे रहे हैं। मेरे पास भी 1-2 साइकिलिस्ट कम्युनिटी के कुछ खवातीन आई थी, फिर इसी तरह से और भी हैं जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को लेकर चल रही हैं। सो आई रियली वांट कि हम खवातीन इस मामले में ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी लें। इन दैट इर्तिफा, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस, द कैमरा इज़ ऑल योर्स। अपनी कम्युनिटी के हवाले से हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी? कम्युनिटी का पार्ट बनना बड़ा ही आसान है। एनीबडी हुज़ काइंड, एनीबडी हुज़ कंपैशनेट, एनीबडी हुज़ इंक्लूसिव इज़ वेलकम। सो बिस्मिल्लाह, आप प्लीज़ आइए, हमारा इंस्टाग्राम पेज चेक करें। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहूँगी, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, लेकिन ये होनी चाहिए। अगेन एक शेर है, मोहब्बत बांटना सीखो, मोहब्बत है अता रब की। मोहब्बत बांटना सीखो, मोहब्बत है अता रब की। मोहब्बत बांटने वाले तवील उम्र होते हैं। क्या बात है, खूबसूरत तो जी मोहब्बत बांटना सीखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय मोहब्बत के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही और इसको अगर हम अपनी बुनियाद बना लें तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारे मसले। थैंक यू वेरी मच इर्तिफा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। द टिंकर्स कलेक्टिव के नाम से जी इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप इर्तिफा की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट विजिट देयर इंस्टाग्राम पेज। आप एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर के आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर द वेलबींग। जिस तरह ये जो कीवर्ड इर्तिफा ने हमें बताया कि बहुत सारे लेवल्स के ऊपर हम समटाइम्स बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे होते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता। सो अगर आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं किसी से, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही खुद को हल्का फील करते हैं। सो इट्स अ कम्युनिटी आइडिया, दैट्स अमेजिंग। हमने कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में ऐसे कुछ आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो खलाई प्रोग्राम है, उसमें एक नया संग मील अबूर किया गया है। कौमी खलाई पॉलिसी की जानिब एक अमली पेशरफ्त भी हुई है और जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया गया है। स्पार्को का जी सैटेलाइट चीन के लॉन्चिंग सेंटर से भेजा गया है और सैटेलाइट जो लॉन्चिंग है स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का एक हिस्सा है। सैटेलाइट की मदद से जी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हो, शहरी फैलाव की निगरानी हो, सब मुमकिन हो पाएगी। और इसके साथ साथ जी स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जो सैलाब है, ज़लज़ले हैं, इसकी बर वक्त जो वार्निंग है वो भी फराहम करने की सलाहियत रखता है। इस मिशन को देखा जाए तो जोग्राफियाई ख़तरात की निशानदेही करके और सी पैक जैसे जो मंसूबे हैं उसकी कौमी तरक्याती पहलुओं को भी सपोर्ट करेगा। इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक सोमरू साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है स्पार्को के, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सब बड़ी अच्छी एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम स्पार्को के हवाले से बात कर चुके हैं। आई रियली वांट कि इस लॉन्चिंग के हवाले से और ये जो आप लोगों ने एक नया मिशन भेजा है, इसके सारे जो हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2018 से लेके स्पार्को का चौथा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लेकिन ये एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। ये सैटेलाइट खला से ज़मीन की जो है ना तस्वीरें लेके रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक के थ्रू ज़मीन पे भेजते हैं और ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं जिनको हम मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र आपने किया, जैसे कि डिज़ास्टर की अर्ली वार्निंग है, डिज़ास्टर के दौरान रेस्क्यू की प्लानिंग है, डिज़ास्टर की मॉनिटरिंग है और डिज़ास्टर की मैनेजमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो डिसीशन मेकर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन तस्वीर की मदद से हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के डोमेन में अगर हम बात करें तो क्रॉप की एस्टिमेशन के सालाना कितनी क्रॉप जनरेट होगी, पीरियाडिक क्रॉप की हेल्थ असेसमेंट इन सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से की जाती है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन और मेगा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिमोट मॉनिटरिंग इन सैटेलाइट की इमेजरी से बाआसानी की जा सकती हैं और इंशाल्लाह की जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें वाटर रिसोर्स की मॉनिटरिंग है, वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट है, ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग है, ओशनोग्राफी है, डिफॉरेस्टेशन है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन इन सैटेलाइट की मदद से जो है ना की जाती हैं और की जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है कि आज हमने अपना चौथा एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में मदार में जो है ना दाखिल कर दिया है। अच्छा मुश्ताक साहब, अभी आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बात की। ये इस वक्त जो हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो एक बड़ा चैलेंज रहा है, चूँकि हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन इनकी अर्ली वार्निंग्स का जारी किया जाना या इसको प्रेडिक्ट किया जाना एक हद तक आई थिंक ये तो एक नेचुरल डिज़ास्टर होते ही होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारी एफर्ट्स की जा सकती हैं। तो ये सैटेलाइट उस सिनेरियो के अंदर हमें कैसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हम मौजूदा टाइम से इसको कंपेयर करें तो? जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त सवाल किया। देखें, जो सैटेलाइट इमेजरी होती है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना क्लाइमेट्स और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के जो है ना लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया डिफॉरेस्टेशन है, वो हमारे जो क्लाइमेट चेंज में बड़ा जो है ना किरदार अदा करती है। ग्लेशियर्स की जो मॉनिटरिंग है वो भी जो है ना बड़ा किरदार अदा करती है। तो इस सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डिज़ास्टर की अर्ली वार्निंग हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुश्ताक साहब मुझे ये भी बताइएगा, आपने फसलों की निगरानी के हवाले से बात की और एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ की भी बात की। ये कितना हेल्पफुल रहेगा इस हवाले से, क्योंकि मौसम के साथ साथ दीगर चीज़ों के साथ साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके हवाले से हमें हेल्प रिक्वायर्ड होगी। जी, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रॉप एस्टिमेशन के कन्वेंशनल तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें एरियल फोटोग्राफी है या फिज़िकली जो है ना जाके साइट पे क्रॉप की जो है ना असेसमेंट करना या मॉनिटरिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हाईली इनएक्यूरेट होता है।
तो सैटेलाइट इमेजरी बहुत कम टाइम में हम बहुत वसी इलाके को इमेज कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ हम बड़ी एक्यूरेसी और से क्रॉप की एस्टिमेशन कर सकते हैं, बल्कि पीरियाडिकली क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उससे ये होगा कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम साल के अंदर पैदा होने वाली ज़राअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और डिसीशन मेकर्स को जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसकी बेसिस पे वो डिसीशन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाइना के साथ हमारा कोलैबोरेशन हमेशा से बड़ा बेहतरीन रहा है। आपने सी पैक का भी मैंने चूँकि जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, और सी पैक पाकिस्तान की इकॉनमी एक बड़ा अहम संग मील है जिसके हवाले से हम हमेशा बात करते हैं। इस सिनेरियो में भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि किस तरह हेल्पफुल होगा ये सैटेलाइट। जी बिल्कुल, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी की मदद से हम न सिर्फ डेवलपमेंट स्टेटस देख सकते हैं, बल्कि वाइड एरिया के अंदर हमारे जो रूट्स होते हैं उनकी प्लानिंग के लिए भी हम सैटेलाइट इमेजरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी मेगा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्लानिंग, उनकी जो है ना डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग हम इन सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से रिमोटली बड़ी आसानी से और बड़ी एक्यूरेसी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन द एंड मैं चाहूँगी मुश्ताक साहब आप हमें बताइएगा कि ज़ाहिर है ये सारे फैक्टर्स वो है, इससे पहले भी जो कि मैं बात कर चुकी हूँ इंटरनेट के हवाले से भी, जो पहले सैटेलाइट था उसने हमें ख़ासा हेल्प भी किया और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके बात भी की। क्या ये सैटेलाइट उस मद में भी हमें हेल्प करेगा? अगर हम सही तफसील से थोड़ी सी बात करें तो सैटेलाइट के डिफरेंट जो है ना टाइप्स होती हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो बेसिकली जो है ना खला से ज़मीन की तस्वीर लेता है। जो इंटरनेट का मकसद होता है, जहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। तो ये सैटेलाइट जो है ना इंटरनेट के फैलाव या इंटरनेट की ईज़िली अवेलेबिलिटी के अंदर इस सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं अदा करेगा। हाल बता अगर जो है ना हमने कभी प्लानिंग करनी है तो तस्वीरों की मदद से प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक रिमोट। ठीक है, मुश्ताक सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल स्पाको और कम्युनिकेशन, और उस हवाले से तो हम बात कर ही रहे थे। और उनके मुताबिक ये सैटेलाइट जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि पाकिस्तान ने चौथा भेजा है खला में, चाइना के कोलैबोरेशन से बड़ा हेल्पफुल होगा बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें हम उन्होंने नेचुरल डिज़ास्टर्स के हवाले से भी बात की है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो इस टॉपिक पे बात करते हुए मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करें, करनी तो है। चंद रोज़ कबल जी इस्लामाबाद में गैर कानूनी जो ज़िबा खाना है उस पर इंतज़ामिया ने छापा मारा, तो वहाँ से बड़ी मिकदार में गधे का गोश्त और ज़िंदा गधे मिले, जिस पर जो ज़िबा खाना था उसके गैर मुल्की मालिक को गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान के हम सब जानते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जी गधे की गोश्त की बरामद फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी के निज़ाम के ऊपर भी एक नाकामी ज़ाहिर करती है, बल्कि जो हमारी सेहत है उस पर मंडलाते ख़तरनाक बहरान की भी निशानदेही करी। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है कि एक ऐसा गोश्त जो कि सिर्फ इस्लामी असूलों के मुताबिक तो गैर हलाल तस्वुर किया ही जाता है, बल्कि जो आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो भी मुज़रे सेहत है। आवाम को बिला किसी रोक टोक के ये फ़रोख्त किया जाता रहा है। इस वाक़े ने जी ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों बल्कि मेरे तो ख्याल पूरे मुल्क के शहरियों के लिए खुराक के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सवालात उठा दिए हैं, और सेहत आमा से मुतल्लिक़ जो पॉलिसीज़ हैं उसकी नाकामी को भी कहा जाए कि बेनकाब किया है। इस पर हम बात करेंगे, और बात करते हुए फुटेजेस भी चल रही हैं, अजीब सा ही लग रहा है। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन साहब, ये जो इस्लामाबाद से बड़े पैमाने पर गधे का गोश्त मिला है, मैं तो पहले इस मामले पे आपका ओपिनियन चाहूँगी कि क्या मामला है और कब से हो रहा होगा ये? तो बहुत शुक्रिया अरमला। देखिए,
ये तो हम सब ने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की और तकरीबन 25 मन के करीब वहाँ से गधों का गोश्त बरामद हुआ है, जिस पर अभी तहकीकात जारी हैं, अभी बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन बहरहाल इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि वहाँ से पकड़ा नहीं गया। पकड़ा गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। एक लोकल को बंदा पकड़ा गया है और एक कोई हमारे किसी दोस्त मुल्क का बाशिंदा था, लेकिन उससे आगे अभी क्या तहकीकात हुई हैं, ये गोश्त कहाँ से ये गोश्त जो है कहाँ जा रहा था, क्या इसकी सिर्फ खालें एक्सपोर्ट हो रही थी या गोश्त भी एक्सपोर्ट हो रहा था या गोश्त यहाँ लोकल मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था, इस तरह के अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके हैं। अच्छा मोहसिन साहब, इससे पहले भी लाहौर और दीगर शहरों में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा कोई गधे का गोश्त हमें मिला है, माजी में भी ऐसा होता आया है। क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई मुस्तकिल रोकथाम के इक़दाम किए हैं जो दोबारा हमने एक वाक़या देखा है इस तरह का? बिल्कुल इस पर काम हुआ था, बिल्कुल इस पर काम हुआ था। उस वक्त ये होता था कि जो गधे का गोश्त है इस पर कोई सज़ा नहीं थी, ये बेलेबल ऑफेंस था, अगले दिन ज़मानत हो जाती थी और कोई मामूली सा जुर्माना होता था, कहीं 500 रुपये जुर्माना हो जाता था या कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये जो कसाब लोग थे ये क्या करते थे कि इसकी खाल को अलहदा बेच देते थे। उस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ये तकरीबन 25,000 रुपये तक एक खाल जो है ये बिक जाती थी और जो गोश्त था ये अलहदा बिक जाता था, इसको मटन करके बेचा जाता था। तो इसके लिए उस वक्त सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे नसीम सादिक साहब, उनके साथ हमने मिल के बड़ा काम किया। हमने काफ़ी इस पे जब बंदे पकड़े उनसे जो दस्तयाब मालूमात थी उनकी बेसिस पर हमने फिर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे उनको रिकमेंडेशंस भेजी और उसके बाद एक कानून भी हमने बनवा लिया। वो कानून क्या था कि सबसे पहले जो इसका मेजर इंसेंटिव था खालों की एक्सपोर्ट का, उस पे पाबंदी लगवा दी कि अब ये जो खालें हैं ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी। तो जो मेजर इंसेंटिव था उसमें जो अट्रैक्शन थी उस पे हमने कट लगवा दिया। दूसरा ये था कि ये बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस करवा दिया, यानी अब ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म हो गया। तीसरा ये था कि अगले दिन जो ज़मानत हो जाती थी और उस पर आगे कोई सज़ा नहीं होती थी, इसको 5 साल कैद भी करवा दिया और 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करवा दिया। तो ये कानून बनवा दिया। उसके बाद इस पे बड़ी सख्ती भी की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब से इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। अब पंजाब में बावजूद कोशिश के बड़े अरसे से हमने मुख्तलिफ तरह की कोशिशें भी की कि हमें कोई सुराग मिल जाए कि कहीं कोई चोरी छुपे तो नहीं बेच रहा, लेकिन कोई इस तरह का सुराग बड़े अरसे से कभी नहीं मिल सका था। तो हम लोग भी मुतमईन थे कि यहाँ पे अब गधे का गोश्त नहीं बिकता। लेकिन अभी ये जो वाक़या सामने आया है, अब ये चूँकि इस्लामाबाद एक कैपिटल टेरिटरी है, वहाँ पे उनकी हदूद ये पंजाब फूड अथॉरिटी में और लाइफ स्टॉक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं आती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये एक नया केस सामने आया है। अच्छा मोहसिन साहब, ये तो आपने बात की है, लेकिन मैं चीन में एक रवायती इलाज में जो बढ़ती हुई इसमें तलब के हवाले से बात करूं या पाकिस्तान में जो गधों की तादाद में इजाफा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हुकूमत गधों की जो बरामदाद है उसके हवाले से कोई नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवा सकती है? जी, इस तरह की बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मिसाल के तौर पे कि इसका जो दूध है गधी का वो भी काफ़ी उसमें कॉस्मेटिक्स में और चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका जो चीज़ है वो बड़ा महंगा बिकता है। इसकी जो खाल है उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इसकी जो खाल है वो मुख्तलिफ लेदर प्रोडक्ट्स के लिए उधर वो इसको अच्छा ट्रीट करके आगे यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो चाइना की तरफ से, हमारे दोस्त मुल्क की तरफ से ये एक इसकी डिमांड मौजूद है। तो अब इसकी बेसिस पे यहाँ पे मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये है कि ग्वादर एरिया में इसका कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाएगा कि सिर्फ वहाँ पर ही ये काम करने की इजाज़त होगी और वहाँ से जो इसकी मसनूआत हैं, चाहे वो खाल है, चाहे हड्डियाँ हैं, चाहे गोश्त है, वो पाकिस्तान में किसी जगह नहीं बेचा जाएगा, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू चाइना ही होगा। एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है। और दूसरी ये भी है कि कुछ कंपनियों ने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दी है कि हमें लाइसेंस दे दिया जाए कि हम इसको यहाँ पाकिस्तान में, चूँकि गधों की तादाद बहुत ज़्यादा
है तो ये जू मानी जुमला, लेकिन हम इसको एक मानी में ही लेते हैं कि यहाँ पे इस गधे जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क ले जाके तो हम इसको आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर लें। वैसे आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे गधों को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मोहसिन साहब, हमारे यहाँ ये जो गधों का गोश्त है, इसकी पहचान का कोई वाज़ेह निज़ाम मौजूद है? इसके लिए ये है कि आप देखें कि जो गधा है, गधे को नॉर्मली मटन के ऑल्टरनेट के तौर पे बेचा जाता था इसका गोश्त जो है। तो अगर आम तौर पे, वैसे तो ये किसी कसाब की दुकान पे आम तौर पे तो अवेलेबल नहीं होता, ज़्यादातर इसको कीमे की सूरत में बेचा जाता है। लेकिन अगर फिर भी किसी कसाब ने को बहुत ही दीदा दिलेरी से उसने सामने डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप देखें कि अगर तो वहाँ पे आपको पर्पल कलर का गोश्त मिलता है, आमतौर पे गोश्त ज़रा रेडिश होता है, तो रेडिश की बजाय अगर इसकी रंगत पर्पलिश है, यानी हल्की जामनी रंगत की उसमें झलक दिखाई दे रही है, ये आपको देखें ना कई जगहों पे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे आपको उसमें नीला और रेड अगर को मिक्स करेंगे तो आपको वो जामनी की झलक देगा। अगर सारा गोश्त उस वाली रंगत की झलक दे रहा है तो फिर वो इसका मतलब ये है कि वो गधे का गोश्त है। और अगर इसको कीमे की सूरत में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें भी आपको अगर मुख्तलिफ उसके ज़रात जो हैं कीमे के, वो उसमें अगर पर्पलिश झलक नज़र आ रही है, क्योंकि मिलावट करके मिक्स करके बेचा जाएगा तो सारा वैसे नहीं होगा। तो अगर आपको उसमें मुख्तलिफ डॉट्स ऐसे नज़र आते हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर इसमें यह है कि इसकी हड्डियों से ये पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी कोई रान होएगी तो आम तौर पे बकरे की इतनी बड़ी रान नहीं होती है जितनी गधे की होगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसकी दस्ती, उसकी चांपें, तो यहाँ से हड्डियों की साख्त, उसकी लंबाई से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर उसमें यह है कि अगर इसकी आप एक बोटी आप ले लें तो बोटी को यूं अगर आप हाथ में पकड़ें, एक छोटी सी साइज़ की बोटी हो, उसको हाथ में रखें, तो आम तौर पे जो बकरे की बोटी होगी वो इतने साइज़ की वो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन जो ये बोटी होगी ये यूं एकदम नीचे ढलक जाएगी, क्योंकि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसकी वजह से ये सीधी खड़ी नहीं रह सकती है। फिर अगर ये आपको ऐसा इत्तफाक होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे आपने गोश्त की डिश ऑर्डर किया है, बिलखसूस मटन की, तो अगर तो आपको उसमें गोश्त की बोटी में मिठास हल्की हल्की महसूस हो रही है तो फिर ये है कि वो गधे का गोश्त हो सकता है। आप उसमें फ़र्क आपने करना है, क्योंकि अगर ग्रेवी में जैसे अगर प्याज ही ज़्यादा हो जाए तो ग्रेवी में मिठास आ जाती है, लेकिन वो ग्रेवी की हद तक महदूद होती है, वो गोश्त के अंदर सरायत नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे आपने उसको थोड़ा सा अलहदा करके जांचना है कि क्या ये बोटी की मिठास है या ग्रेवी की मिठास है। यहाँ से आप फ़र्क करके भी आप जांच सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे ये सब सुनते हुए। अब मैं जब भी कोई चीज़ सोचूंगी खाने का, उफ अल्लाह, पूरा रिसर्च एनालिसिस हो गया इस पे। मोहसिन साहब, इस मसले से निपटने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा जो अमली हल है वो तजवीज़ करें कि आइंदा फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो। अब ये जो आप निशानी और ये सारा कुछ बता रहे हैं, आई डोंट नो हम जज कर पाएंगे भी या नहीं। देखिए, हमने ये आज से तकरीबन 10 साल पहले पंजाब में हमने काफ़ी काम किया और यहाँ पे हमने ये कानून साजी करवा ली। तो मेरे इल्म में नहीं है कि बाकी सूबों में ये कानून साजी हुई है या नहीं हुई है, और जो फेडरल टेरिटरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पे क्या कानून है। तो हमें ये चाहिए कि इस पे सारे पाकिस्तान की एक जैसी कानून साजी होनी चाहिए और इस पे सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। अगर इनको इस्तेमाल में लाना है, इसके लिए इसको एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए भी अच्छे चेक एंड बैलेंस के साथ ये निज़ाम वज़ा किया जा सकता है कि उसकी कोई लीकेज ना हो, वो फूल प्रूफ हो, तो ये काम किया जा सकता है कि आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, यहाँ पे ना दें। मिसाल के तौर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पर आपको पता है कि गाय जो है वो तो उसको गौ माता कहते हैं, उसको खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वही इंडिया जो है वो बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो अब एक तरफ वो अपने मुल्क में उसको बेचने की इजाज़त नहीं देते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त देते हैं, उन्होंने कोई निज़ाम वज़ा किया हुआ है। तो क्या
अगर वो कर सकते हैं तो हम इस तरह का निज़ाम वज़ा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।